गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो क्लास चल रही थी उसमें हमने जिम्नोस्पर्म्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स पे टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स तो हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने लैटरल वेन्स तक डिस्कस किया था कि लैटरल वेन्स जो होती है वो एब्सेंट होती है जिम्नो के केस में, और जो भी ट्रांसलोकेशन होता है वो ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू के थ्रू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आज की क्लास में वही जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, इन दिस ग्रुप, जिम्नोस्पर्म के केस में बात की जा रही है। इन दिस ग्रुप यानी जिम्नोस्पर्म जो ग्रुप है उसमें प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि विषम बीजाणुक हिंदी में कहा जाता है, जिसमें दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोस्पोरिक कंडीशन या हेट्रोस्पोरस प्लांट्स। ये हेट्रोस्पोरस होगा तो इट मीन्स इसमें दो तरीके के सीड्स का फॉर्मेशन होगा, और दो तरीके के सीड्स हैं, और जिस जगह बन रहे, जैसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर जब हेट्रोस्पोरिक कंडीशन होती है तो वहाँ पर कुछ स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफिल्स यानी बीजाणुपर्ण, जिनके ऊपर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा। तो जो स्पोरोफिल्स होंगे वो स्पोरोफिल्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स, और दूसरा होता है मेगा स्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होगा उन पर हमेशा किसका डेवलपमेंट होगा? माइक्रो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा। स्पोरोफिल्स एग्जैक्टली होती क्या हैं? ये स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीव्स होती है जिनके ऊपर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। और स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हम पहले भी डिस्कस किया है, यूस्पोरेंजिएट कंडीशन और लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन। ये दोनों कंडीशन हम क्लासरूम में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी तरीके से ये जो स्पोरोफिल्स है जहाँ पर सुपरफिशियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो सुपरफिशियल सेल इन जो स्पोरोफिल्स है वही इनिशियल सेल्स ही होती हैं जिससे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो जो स्पोरोफिल्स होंगे वो रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं, और जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होंगी उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर किसका डेवलपमेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया का, माइक्रोस्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरोफिल्स पर किसका डेवलपमेंट होगा? मेगा स्पोरेंजिया का। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होगी, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसमें क्या बनेंगे? माइक्रो स्पोर बनेंगे। और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेंगे। हमेशा मेगा स्पोर का नंबर कम होता है, एक ही फंक्शनिंग रहता है, जबकि माइक्रोस्पोर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल एग एक ही बनता है। इसके साथ ही माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो आगे चल करके डेवलपमेंट करते हैं हमेशा मेल गैमेट्स का। एंथ्रेजॉइड्स है, मेल गैमेटोफाइट है, उसका डेवलपमेंट करते हैं। और मेगा स्पोर्स जो हैं वो आगे चल करके डेवलपमेंट करेंगे किसका? फीमेल गैमेटोफाइट का। इस तरीके से, और ये सारी कंडीशन कब इम्प्लीमेंट होती है? जब हेट्रोस्पोरिक कंडीशन हो। अगर सिंपल टाइप के जिम्नो के केस में आपको सिंपल मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर हमारे होमोस्पोरिक कंडीशन नहीं होती है। टाइडोफाइट्स के केस में आपको होमोस्पोरिक एक ही जैसे बीजाणु देखने को मिलेंगे। तो हेट्रोस्पोरिक कंडीशन में स्पोरोफिल्स जो कि रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं, ये रिप्रोडक्टिव लीव्स जो हैं वो दो तरीके की होती है। एक होती है माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर किसका फॉर्मेशन होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगी। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक उसी तरीके से मेगा स्पोरोफिल्स पर क्या बनेंगी? मेगा स्पोरेंजिया। और ये मेगा स्पोरेंजिया आगे चल करके मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं, और ये मेगा स्पोर्स जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे। इसके साथ ही अब जब फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, मेगा स्पोर्स बन रहा है, ये मेगा स्पोर्स जो है वो ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल्स जो होते हैं जिम्नो के केस में, ओव्यूल्स ऑर्थोट्रोपस होते हैं और यूनिटैग्मिक होते हैं। अब ऑर्थोट्रोपस और यूनिटैग्मिक का मतलब देखिए, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल मतलब बीजांड पार्ट है ना, आपने ये देखा होगा। ये पार्ट क्या कहलाता है? एक पोर प्रेजेंट होता है।
जहाँ से मेल गैमेटोफाइट की एंट्री होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। मेल गैमेटोफाइट यहीं से एंटर करता है, तो ये पोर क्या कहलाता है, ये कहलाता है माइक्रोपाइल रीजन, है ना। इसको कहेंगे हम माइक्रोपाइल रीजन। इस माइक्रोपाइल रीजन के जस्ट बाद में एक अंदर की तरफ चैम्बर बना हुआ होता है। ये जो चैम्बर बना हुआ है इसे हम कहते हैं पोलन चैम्बर। इसके साथ ये जो सेंटर वाला पार्ट है बड़ा सा, ये कहलाता है न्यूक्लियस। और ये जो दो रेड कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये हमारी फीमेल आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया। इसके साथ जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है ये कहलाता है चैलेजा। और दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। अब हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ हमने लिखा है ओव्यूल और ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या होता है, जब माइक्रोपाइल रीजन, न्यूक्लियस पार्ट, चैलेजा पार्ट और फ्यूनिकल पार्ट ये एक ही सीक्वेंस में, एक ही सीध में प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके के ओव्यूल को हम उल्टा बोलते हैं या ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स बोलते हैं, जब ये चारों एक ही सीध में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, माइक्रोपाइल रीजन, न्यूक्लियस, चैलेजा और फ्यूनिकल पार्ट, ये जब एक ही सीध में प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल कहते हैं। इसके साथ ही दूसरा है यूनिटैगमिक। यूनिटैगमिक का मतलब होता है कि जो आउटर ओव्यूल का लेयर होता है वो केवल एक ही सिंगल इंटेग्यूमेंट से बना हुआ होता है, एक अध्यावरणी ही होता है, सिंगल इंटेग्यूमेंट से बना हुआ है। अब इस सिंगल इंटेग्यूमेंट में 3 लेयर्स है, मतलब इंटेग्यूमेंट तो कैसा है, सिंगल, अध्यावरण तो कैसा है, एक ही है, और इसमें 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर हैं, एक है आउटर लेयर। अगर आपने नारियल देखा है तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि आउटर लेयर है और एक मिडिल लेयर है और एक इनर लेयर होती है। जिम्नो के केस में क्या होता है, जिम्नो में भी स्पेशली जो आपके सिलेबस में मेंशन है साइकिल, उसमें आउटर लेयर और जो हमारी मिडिल लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर, ये दोनों तो फ्लैशी होती हैं, और जो हमारी मिडिल लेयर होती है वो मिडिल लेयर जो होती है वो स्टोनी होती है। ठीक है, ये दोनों फ्लैशी होती हैं और ये स्टोनी होती है साइकस के केस के अंदर। बेसिकली इंटेगमेंट का जो हमारी यूनिटैगमिक कंडीशन है, इस यूनिटैगमिक कंडीशन का मीनिंग है कि बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है वो एक अध्यावरणी होता है। ये आउटर, मिडिल और इनर जो होते हैं ये इसके पार्ट होते हैं, अलग अलग आप उसको सेपरेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, देन आउटर, मिडिल और इनर लेयर प्रेजेंट होती है। उसमें भी साइकस के केस में आउटर जो होगी वो फ्लैशी होगी, इनर जो होगी वो फ्लैशी होगी, और जो मिडिल पार्ट होता है वो स्टोनी पार्ट होता है। इसके साथ ही फीमेल गैमेटोफाइट आर डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर्स। जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो मेगास्पोर से डेवलप होते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पोरोफिल्स होती है मेगास्पोरोफिल्स, उस पर मेगास्पोरेंजिया बनेगी, और उन मेगास्पोरेंजिया से जो मेगास्पोर बनेंगे वो आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। In every female gametophyte there is a variation in the number of archegonia। आर्चिगोनिया का नंबर, ये जो न्यूक्लियस पार्ट है उस रीजन पर दो लटकी हुई आर्चिगोनिया आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये हर जिम्नो के केस में अलग अलग जीनस में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे साइकस के केस में इसका नंबर ज़्यादा होता है, पाइनस के केस में ये आपको केवल 2 ही दिखेंगी, और जो आगे नेटेलिस है उसमें इसका नंबर और ज़्यादा होता है। मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा हम जीनस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपको इनमें वेरिएशन दिखने को मिलते हैं। किसमें, आर्चिगोनिया के जो फॉर्मेशन है या आर्चिगोनिया का जो नंबर है उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इन एन आर्चिगोनिया 1 egg and 1 ventral canal cells आर प्रेजेंट। जनरली जब हमने आर्चिगोनिया की स्ट्रक्चर पढ़ी है टेइडो के केस में, तो हमने ये पढ़ा है
कि जो हमारी आर्चिगोनिया पार्ट होती है उसमें एनसीसी प्रेजेंट होती है, जिसका नंबर 4 to 8 भी हो सकता है। इसके साथ एक वीसीसी होती है, वेंट्रल कैनाल सेल, जिसका नंबर 1 होता है, और एक एग सेल होती है, एक एग सेल होता है, एग न्यूक्लियस होता है। तो ये नंबर हमें जनरली टेरिडोफाइट्स के केस में देखने को मिलता है, लेकिन जिम्नो के केस में जो एनसीसी है या नेक कैनाल सेल है, वो नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है, नेक कैनाल सेल नहीं पाई जाती। तो कौन सी प्रेजेंट होगी? वेंट्रल कैनाल सेल और एग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये भी एक फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, और यहाँ पर एक वीसीसी और एक एग सेल प्रेजेंट होती है, और इसे कवर्ड करती हुई नेक कैनाल सेल तो नहीं होती है, नेक सेल जरूर पाई जाती है। वो जब हम आगे जीनस डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि पाइनस के केस में 2 नेक सेल्स प्रेजेंट होती है, और जो हमारा साइकस के केस में 2 होती है, पाइनस के केस में जो है वो 4 होगी, और इफिड्रा के केस में और ज़्यादा होती है। ओव्यूल्स है इन आर्चिगोनिया 1 egg cell और 1 ventral canal cells are present, neck canal cells are absent। ऊपर की तरफ जो सेल्स होगी उसे तो हम कहेंगे नेक सेल, और अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो अगर इस तरीके से 1 2 3 और 4 देन वेंट्रल कैनाल सेल, अगर ये पोजीशन होती तो ये हमारी नेक कैनाल सेल बनती, और जो आगे चल करके किसका डेवलपमेंट करती है? वो आर्चिगोनिया की नेक का फॉर्मेशन करती है। जो फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर आर्चिगोनिया की होती है, जो स्त्रीधानी होती है आर्चिगोनिया, उसकी जो ग्रीवा पार्ट है, उस ग्रीवा नाल कोशिकाओं का निर्माण इन नेक सेल से ही होता है। इसके साथ इसमें जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, जो इसमें परागण की प्रक्रिया होती है, वो एयर पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है। इसका मतलब है कि जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाती है, माइक्रोस्पोर्स को रिलीज़ करती है, उस रिलीज़ होने के टाइम पर ये माइक्रोस्पोर्स जो है वो सारे कहाँ पर आ जाते हैं? टेरिडोफाइट्स के केस में तो वो वाटर एसेंशियल होता है, जबकि जिम्नो के केस में यहाँ पर ये एयर के अंदर आ जाते हैं, और एयर में जब इनका डिस्पर्जल हो जाता है तो ये वहाँ से फीमेल गैमेटोफाइट को सर्च करते हुए ये वहाँ तक पहुँचते हैं। और बेसिकली जब हम आगे जीनस पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है साइकस के केस में या पाइनस के केस में, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है। एक तो होती है बिफोर पॉलिनेशन, एक होती है पॉलिनेशन का प्रोसेस, और एक होती है आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन जो बिफोर पॉलिनेशन वाली प्रोसेस होती है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होती है, और उसमें जितने सेल स्ट्रक्चर होंगे उतने सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग जीनस में वो रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोर। जैसे साइकस के केस में जब तक 3 सेल स्ट्रक्चर नहीं आ जाती तब तक पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए माइक्रोस्पोर रिलीज नहीं होते हैं। पाइनस के केस में 4 सेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, 4, और इफिड्रा के केस में 5 सेल स्ट्रक्चर होगी, तब माइक्रोस्पोर्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं, एयर के अंदर आते हैं, और फिर फीमेल गैमेटोफाइट को सर्च करके फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ मूव करते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे हर एक जीनस के साथ में। देन पॉलिनेशन मतलब विंड पॉलिनेशन, हवा में आ जाएंगे, हवा में आने के बाद में फीमेल गैमेटोफाइट को सर्च करेंगे। देन जब ये फीमेल गैमेटोफाइट को सर्च कर लेते हैं तो ये माइक्रोपाइल रीजन से फीमेल गैमेटोफाइट एक नेक्टर ड्रॉप का सिक्रीशन करती है, और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये आकर के कहाँ बैठ जाते हैं? इस ड्रॉप पर, जो माइक्रोपाइल रीजन पर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर आकर के ये अटैच्ड हो जाते हैं। अटैच्ड होकर के ये माइक्रोपाइल रीजन से अंदर एंटर कर जाते हैं। कहाँ पर? इस रीजन के अंदर, इसे हम कहते हैं पोलन चैम्बर। तो यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर्स आकर के रेस्टिंग फेज में पड़े रहते हैं। अलग अलग जीनस में इनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, जैसे कुछ में ये 1 वीक तक, और पाइनस के केस में तो ये 11 मंथ तक ऐसे ही रेस्टिंग फेज में पड़े रहते हैं। कहाँ पर?
जो फीमेल गेमिटोफाइट का ओव्यूल पार्ट है, उस ओव्यूल पार्ट के पोलन चैम्बर रीजन में ये रेस्टिंग फेज में पड़े हुए रहते हैं। देन इसके बाद इन माइक्रोस्पोर्स से एक पोलन ट्यूब निकलती है और ये पोलन ट्यूब कहाँ जाती है? आर्चिगोनिया के अंदर। आर्चिगोनिया के अंदर जाकर के ये जो एग न्यूक्लियाई है इसको फ्यूज्ड करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को करती है। इसीलिए यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो एक ट्यूब के थ्रू हो रहा है। इस ट्यूब के थ्रू होने के कारण ही इसे साइफेनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। देखिए इसमें wind pollination and pollen grains are situated in micropyle region of ovule in a pollen chamber। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो एक माइक्रोपाइल रीजन पर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो एक नेक्टर ड्रॉप का सिक्रीशन करता है, एक ड्रॉप बाहर निकालता है और उस पर एक चोंच जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। ये जो माइक्रोस्पोर्स है वो एयर से कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर आकर के इस ड्रॉप पर ये अटैक हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं और स्टिक होने के बाद में चिपक करके ये कहाँ चले जाते हैं? ये अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर के कहाँ पर बैठते हैं? ये पोलन चैम्बर के अंदर। इट मीन्स ओव्यूल का माइक्रोपाइल रीजन में पोलन चैम्बर के अंदर ये आकर के यहाँ पर सिचुएटेड हो जाते हैं। कुछ टाइम तक रेस्टिंग रहेंगे। जैसे ही इनके लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी देन ये पोलन ट्यूब बाहर निकाल करके आर्चिगोनिया तक ट्रांसफ़र करते हैं और अपना मेल न्यूक्लियाई जो है वो इस एग न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ ही साइफेनोगैमस फ्यूज़न होता है। ये अभी मैंने आपको बताया कि पोलन चैम्बर से एक ट्यूब निकलती है और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब कहाँ तक जाती है? आर्चिगोनिया की एग न्यूक्लियस तक जाती है और जाकर के क्या करेगी? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगी और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। इन जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म आर डेवलप्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जिम्नो के केस में जो एंडोस्पर्म बनता है, जो भ्रूण पोष बनता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन जो देने का काम है या न्यूट्रिशन जो होता है वो पहले बन जाता है। तो यहाँ पर जब जिम्नो के केस में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन। मींस जब ये माइक्रोस्पोर से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ये निकलेगी और आर्चिगोनिया तक जाएगी, वो उससे पहले ही ये कंप्लीट एंडोस्पर्म, ये पार्ट जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो किस फॉर्म में है? एंडोस्पर्म की फॉर्म में, भ्रूणपोष की फॉर्म में ये पहले ही बन जाता है। जो आप ये नारियल पानी पीते हो, नारियल पानी के अंदर जो वाटर है वो वाटर क्या है? वो उसका एंडोस्पर्म पार्ट ही है। जो वाइट पार्ट आप खाते हो नारियल का वो एंडोस्पर्म पार्ट ही है। तो वो जो वाटर है उस वाटर की टेंडेंसी क्या है? उसके अंदर क्या पाया जाता है? वो फ्री न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर पाई जाती है उसमें, मुक्त केंद्र की, इसलिए वो तुरंत एनर्जी देने वाला होता है। तो वो जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के केस में सबसे पहले बनता है। मतलब एम्ब्रियो बना नहीं, उससे पहले उसका खाना पहले बन गया है, उसका रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो पहले ही बन गया है। देन फ्यूज़न के बाद में जाइगोट बन रहा है। तो ये जिम्नो का स्पेशल केस है। इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म्स आर डेवलप्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड देयर इज़ नो डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियो के केस में आपको डबल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर पहले मेल जो है वो एक एग न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है और उसके साथ में जो दूसरी अदर न्यूक्लियाई होता है उसको भी फ्यूज्ड करता है। तो उस केस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। एंड ट्रिपल फ्यूज़न, त्रिसलियन जो है वो इसको बोला जाता है। ये एनजीओ के केस में आपको देखने को मिलेगा इज़ फाउंड। तो यहाँ पर ना तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दो बार दोहरा निषेचन नहीं पाया जाता है और ना ही त्रिसलियन इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो एंडोस्पर्म बनता है वो हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉइड। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोस्पर्म कैसा होता है? जिम्नो के केस में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है जबकि एंजियो के केस में डिप्लॉइड होता है।
पॉली एम्ब्रॉयनी इज़ प्रेजेंट। पॉली एम्ब्रॉयनी मतलब एम्ब्रियो जो है वो एक से ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है, डिपेंड करता है कि कितने बन रहे हैं। पॉली एम्ब्रॉयनी मल्टीपल्स हो सकते हैं, मतलब 2 भी बन सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। जैसे पाइनस के केस में आपको 4 एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे, 4 की जगह आप 16 एम्ब्रियो भी कई बार बन जाते हैं। तो हम जब आगे पॉली एम्ब्रॉयनिक कंडीशन देखेंगे पाइनस के केस में, तब हम आपको बताएंगे कि कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है पॉली एम्ब्रॉयनिक कंडीशन के साथ। जिम्नो के केस में पॉली एम्ब्रॉयनी यानी बहुभ्रूणता पाई जाती है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं। तो ये था हमारा जिम्नो के सारे जनरल कैरेक्टर्स जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो मेन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है साइकस, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।